तो स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल पर। और हम बात कर रहे हैं आज सर्वोच्च न्यायालय पर आधारित प्रश्नोत्तरी के ऊपर। तो ये पहला सेट है और शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। 4 विकल्प हैं: 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1950। तो बताना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, 28 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 4 विकल्प हैं: 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, और चौथा विकल्प है कि भारतीय संविधान के द्वारा। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा, अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये सही नहीं है तो थोड़ी कभी घुमा देता है। तो पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। बी है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। और सी है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और डी है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कथन जो सी है वो सही नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। देखिए, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम वर्ष 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील अब सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति में, या फिर विधि आयोग में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, संसद, अनुच्छेद 124 के ही तहत। ठीक है, अनुच्छेद 124 में यानी कि बहुत सारा व्यवस्था दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन और उनको हटाने तक का प्रावधान भी इसमें कुछ कुछ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, संसद। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसे पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर विधि मंत्री को। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। विकल्प है मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। अब देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाया जाता है। और जो उनका हटाने का आधार है वो साबित कदाचार या असमर्थता, 2 चीज़ के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है। और कहीं भी इसके लिए महाभियोग का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि हटाया जाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है।
कितनी वर्ष, 62 वर्ष, 63, 64 या फिर 65। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 है और अभी बढ़ाने की बात चल रही है, अभी इस पर पूरा कंफर्म नहीं किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। 4 कथन है, उसके बाद विकल्प चुनकर हमको सही जवाब बताना है। तो पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। और चौथा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। 4 विकल्प हैं, ABCD। ए में है केवल 1 और 3, बी में केवल 3 और 4, सी में है केवल 4 और डी में है ये सभी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल 1 और 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ। 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। अनुच्छेद 124(7) के अनुसार कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम उच्च न्यायालय के जजों की बात करें तो उनके लिए अनुच्छेद 220 जो है उसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में जिसमें वो न्यायाधीश न रहा हो वहाँ वकालत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 126 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में वो असमर्थ हो, तब किया जाता है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, कंफर्म है, लेकिन कैसे की जाती है। तो 4 विकल्प हैं कि राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब 4 कथन है, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं तब होता है, या फिर स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता तब, या फिर न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है तब, या फिर न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता तब। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता तब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और
ये जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और ऐसे न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। 3, 4, 5 है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी 4। देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जिस मंडल के द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति को जो नियुक्ति का अनुशंसा भेजता है, उसमें मुख्य न्यायाधीश समेत 4 लोग होते हैं। अब चूंकि मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी 4, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। 10, 9, 7, 5। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी 5। अब संविधान का निर्वचन मतलब कि संविधान की व्याख्या करने के लिए, यानी कि ऐसा कोई केस जिसमें कोई संविधान का सारभूत तथ्य छिपा हो या कुछ ऐसा मामला हो, तो जो न्यायाधीशों की बेंच बैठती है या सीट बैठती है ना, या जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, संवैधानिक पीठ कहा जाता है, इसमें कम से कम न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी 5, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें, जो कि अंतिम सवाल है हमारे इस सेट का। तो सवाल है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। 4 विकल्प हैं। परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या फिर रिट अधिकारिता के अंतर्गत। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, ये जो अधिकारिता है ये मूल अधिकारिता है और इसको आरंभिक अधिकारिता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प हो जाएगा सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए आप, ये जो रिट की बात हो रही है कि जो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, तो अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो ये संवैधानिक अधिकार है, जबकि 226 के तहत जो रिट जारी किए अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी किए जाते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो रिट जारी किए जा रहे हैं वो संवैधानिक अधिकार होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये कि हमारे भारत के संविधान में जो रिट की अवधारणा है ये किस देश से ली गई है। तो ये रिट की जो अवधारणा है वो हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। तो ये वीडियो यहीं तक, कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।